नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर देश का विकास निर्भर। राज्यों को एक दूसरे के सर्वोत्तम कार्यशैलियों और अनुभव से सीखने की सलाह दी। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, SC/ST वर्ग में कोटे के अंदर कोटा देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पार्टी पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य हुआ। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, पूर्णिया, नवादा, गया तथा अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों को एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यशैली और अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने सम्मेलन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की भावना से की गई व्यापक चर्चा के लिए राज्यपालों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के कार्यालय के कामकाज को बेहतर बनाने और लोक कल्याण के लिए मिले सुझावों पर अमल किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों से सरकार ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। श्री मोदी ने दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों की 1909 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। भारत में अगले 8 वर्षों में 20% क्षेत्र में जैविक खेती की जा सकती है। नीति आयोग के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि प्राकृतिक तथा जैविक खेती में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन दोनों में हमें एक संतुलन रखना है। ग्रोथ में भी हमें ग्रोथ भी चाहिए, फूड में वृद्धि भी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए कि वो सस्टेनेबल रहे, एनवायरनमेंट खराब ना हो। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पटना में एक केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने पटना में आयोजित मखाना महोत्सव में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि निर्यात केंद्र खोलने से मखाना, लीची, आम सहित अन्य फल और सब्जी उत्पादक किसानों को काफी लाभ होगा। इससे बिहारी खाद्य उत्पादों का विदेशों में निर्यात आसान हो जाएगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में कोटे के अंदर कोटा देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पार्टी पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। श्री पासवान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अनुसूचित जाति में कई जातियों का आधार छुआछूत है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पार्टी बूथ स्तर पर एनडीए को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने पटना में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी समाज के हर वर्ग को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है तथा इस अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा। बैठक में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य होगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पता और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रखने वाले वाहन मालिक और चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के अनुसार मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। श्री अग्रवाल ने आम लोगों से डाटा अपडेट करने का आग्रह करते हुए कहा कि जिन वाहनों का डाटा अपडेट नहीं होगा उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं बन सकेगा। पत्र सूचना कार्यालय ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के हवाले से एक से अधिक बैंक में खाता रखने पर जुर्माना लगाए जाने की बात कही जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा है कि आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। पीआईबी ने लोगों को ऐसी अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया, नवादा, गया और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार के तमाम क्षेत्रों पर वर्षा के साथ तेज हवा होने का पूर्वानुमान है। बिहार के दक्षिण क्षेत्र में मध्यम स्तर की वर्षा के साथ दक्षिण पश्चिम भाग के 1-2 जगहों पर भारी वर्षा एवं उत्तर बिहार के क्षेत्रों पर हल्की सी मध्यम एवं उत्तरी पूर्वी के 1-2 भाग पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र की रतैठा पंचायत के तेघड़ा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर पेरिस ओलंपिक की। बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहने के बाद पेरिस ओलंपिक खेलों में तीसरा पदक जीतने का मनु भाकर का सपना अधूरा रह गया। क्या कहती हैं मनु? If you take it in a hurting manner, then this just gave me, motivation to work even harder for the next one. पुरुषों के 71 किलो भार वर्ग में के बाजी में निशांत देव अपना क्वार्टर फाइनल बाउट मेक्सिको के मार्को अलोंसो वर्डे अल्वारेज से 4-1 से हार गए। निशांत ने कहा 2028 ओलंपिक में दोबारा से मेहनत करके वापस लौटेंगे। बैडमिंटन में पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धा में लक्ष्य सेन का मुकाबला आज दोपहर डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। पुरुषों की गोल्फ स्पर्धा में व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में आज गगनजीत भुल्लर और शुभंकर मिश्रा हिस्सा लेंगे। राउंड होगा चौथा। निशानेबाजी की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के मुकाबलों में विजयवीर सिद्धू और अनीश भानवाला आज शूटिंग रेंज में होंगे। महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन स्पर्धा में माहेश्वरी चौहान और रईजा ढिल्लों भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने होगी ब्रिटेन की टीम। आकाशवाणी पर आज दोपहर 1:30 बजे इसकी कमेंट्री सुनना न भूलें। मुक्केबाजी में लोवलीना बोरगोइन महिलाओं के 75 किलो के क्वार्टर फाइनल में रिंग में उतरेंगी। सेलिंग में नेत्रा कुमानन महिलाओं की डिंगी में 7वीं और 8वीं रेस लगाएंगी। पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वनन भी डिंगी की 7वीं और 8वीं रेस लगाने उतरेंगे। एथलेटिक्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप में जैस्मिन एल्ड्रिन कूद लगाएंगे तो पारुल चौधरी भाग लेंगी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के पहले राउंड में। पेरिस से महेंद्र सिंह लालस।
भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में होगा। ये मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच टाई रहा था। शेखपुरा के हिमांशु कुमार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित 7वीं कैडेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इधर सीवान में आयोजित 34वीं बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय शूटर आदर्श ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में नालंदा के मनीष ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दूसरी ओर अंडर 14 बालिका वर्ग में पुष्पांजलि ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय के खिताब से नवाजा गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग युगीन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में बिहार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने शहरी आवास योजना से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पटना समेत 7 शहरों में बनेंगे गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास। दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के हवाले से लिखा है, लोग अदालती प्रक्रिया से इतना त्रस्त होते हैं कि हर हाल में चाहते हैं समझौता। दैनिक भास्कर ने नवादा में सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास की खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है, अब मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी सीमेंट प्लांट बनेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, अलकायदा के नाम पर सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी, एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी हैं छोटे किसान। आज अखबार लिखता है, शिक्षा सेवा के अधिकारियों से छीना आरडीडीई का पद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर देश का विकास निर्भर है। राज्यों को एक दूसरे के सर्वोत्तम कार्यशैलियों और अनुभव से सीखने की सलाह दी। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, SC/ST वर्ग में कोटे के अंदर कोटा देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पार्टी पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य हुआ। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, पूर्णिया, नवादा, गया तथा अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।